नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। बिहार में सियासत गरमा गई है। कोरोना के बीच राजनीतिक रणनीति बनाने और राजनीतिक दांव पेच को लेकर के जनता के बीच जाने की क्या व्यवस्था हो, इस पर तमाम राजनीतिक दल मंथन शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में भीम आर्मी भी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष संरक्षक चंद्रशेखर उर्फ रावण जी जुड़ रहे हैं। उनसे समझेंगे कि बिहार की सियासत और बिहार की राजनीति को देखते कैसे हैं और बिहार में वो काम क्या क्या करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। चंद्रशेखर जी, बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है और जिस सियासत को अब तक बिहार ने देखा है और जिसे देख करके आप बिहार पहुंचे जी हैं, भूमिका क्या है और सोच क्या रहे हैं आप? जी देखिए, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। यहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, तो बहुत बड़ा जो है एक स्पेस रहा है, एक जो है एक लीडरशिप रही है दलितों के पिछड़ों की राजनीति की। तो क्योंकि मैं बहुजन समाज की राजनीति करता हूं तो मैं बिहार आया हूं। क्यों, मेरा मकसद यही है कि किस तरह से बिहार में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके, और मैं उसी एजेंडे पे काम कर रहा हूं। अब सबसे प्रायोरिटी पे पहला मुद्दा जो रहेगा वो रोजगार का रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक बड़े आबादी ने पलायन जो है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से जो है किया था, और मैं उनके दुख दर्द को मैंने दिल्ली में देखा। उनके लिए जो है राहत कैंप लगाए थे, तो मैं उस दुख दर्द को समझता हूं कि क्यों बिहार के लोग यहाँ से पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाते हैं, रोजगार की इतनी भयावह स्थिति क्यों है और क्यों उनको इतनी यात्राएं सहनी पड़ती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पहली कड़ी में 20 लाख लोग, नौजवानों को जो है रोजगार दिया जाए और युवाओं को जो है एक तैयारी करके जो है एक रोड मैप बना के जोड़ा जाए। नहीं तो रोड मैप जरा समझना चाहेंगे चंद्रशेखर जी। लालू यादव की पूरी सियासत ही उसी गरीबों को लेकर के रही है। जेपी के नाम पर आज भी सैद्धांतिक सियासत हो रही है। जमीन पर भले बहुत कुछ न उतर पाया हो, गन्ना बेल्ट पर निश्चित तौर पर चंद्रशेखर एक बड़ी तैयारी करते हैं और समाजवादी और बहुजन समाज की पृष्ठभूमि को तोड़ भी देते हैं। लेकिन बिहार में क्या जाति सियासत से आगे जाकर के नए राजनीतिक भी दल नहीं सोचेंगे, युवा भी नहीं सोचेंगे? अगर चंद्रशेखर युवा हैं, वह भी नहीं सोचेंगे जाति से इतर जाके काम किया जाए? मैं तो जाति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो जिनको हक अधिकार को मिलना चाहिए। मैं शोषितों की, वंचितों की, मजलूमों की बात कर रहा हूं। भाई आप समझिए 51% आबादी भारत के अंदर जो है युवाओं की, और बिहार में भी युवाओं के जिधर देखे तमाम युवा लोग जो है घूम रहे हैं। ये जो बेरोजगारी का आलम है, इसमें जाति तो कहीं नहीं आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना और बिहार का पलायन रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो जिससे बिहार की सियासत चलती है वो आरक्षण का है जी। और हमारी ये मांग रही है लगातार। जिस तरह से सरकारी उपक्रम बेच के जो है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में जिस तरह की जो है डबल इंजन सरकारें चला रही है, सरकारी उपक्रम बेचने से सरकार नहीं चलती है, देश नहीं चलता है। जबकि जीडीपी की ग्रोथ जो रेट है उसको बढ़ाने से किस तरह से जो है जीडीपी डेवलप हो और उसका उस पैसे से जो है किस तरह से प्रदेश और देश में विकास हो, उस पर काम करना पड़ेगा। तो वो जो कर रहे हैं, सरकार डिपार्टमेंट बेच रहे हैं, और उससे एक बड़ा नुकसान ये होगा कि ये जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके सपने तो खत्म कर दिए सरकार ने। रेल बेच रही है, बेल बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं? आज के हालात देख लीजिए। जो बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार थी वो सरकारी उपक्रम बेच के और पूंजीपतियों से जो या कर्ज लेके जो है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले या चीन, चाइना से जुड़े बैंक से कर्ज ले, उससे देश चला रही है। तो एजेंडा, नीतियां उनके पास नहीं है, इसलिए जो है देश का नुकसान हो रहा है। तो आरक्षण, जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा मांग बिहार करते के रहे कि परिप्रेक्ष्य में हम आपसे समझना चाहेंगे, हिस्सेदारी, हकदारी बैठती है, वो आरक्षण उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, एक बिहार के परिप्रेक्ष्य में चीजें आपसे समझना चाहेंगे। उत्तर बिहार पानी से डूबता है,
दक्षिण बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उससे भी आप वाकिफ हैं। जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग हमेशा बिहार जी में चुनाव के केंद्र में रहा है। 2015 में लालू नीतीश के जी। जुड़ने की बात करें या लालू की सियासत की बात करें, आप कौन सा एजेंडा चलाएंगे बिहार में? जरा बता दीजिए, विकास की कौन सी अवधारणा है, क्या रोड मैप है विकास को लेकर के आपके जी पास? दोनों सवाल। देखिए, पहली बात तो आपने जो बताया कि एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार का वो बाढ़ में डूबा हुआ है। जी और मैं बिहार की सियासत से बखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि एक लगातार लंबे समय से मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ। जी और मैं बिहार आता भी हूँ और यहाँ जमीन पे जो है मैं काम भी देखता हूँ। जी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोरोना काल भी चल रहा है, महामारी जो है चरम पे है। जी फिर भी विपक्ष ने भी सुझाव दिया कि अभी चुनाव टाल देने चाहिए। बाढ़ से हर बार एक पूरा क्षेत्र डूब जाता है, कब लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों लोगों पर राशन की व्यवस्था नहीं रहती, लाखों लोगों के सर पर छत नहीं रहती। अभी तो डेमोक्रेसी जब से हुई तब से बिहार में सरकारें बन रही हैं, क्यों इस पे ठोस काम नहीं हुआ? क्यों इसके लिए कुछ ऐसे जो उपाय जो हैं उन पे काम नहीं किया गया कि ये भयावह स्थिति हटे? तो बात नीयत की है, और नीयत नहीं थी गरीबों का भला करने की, इसलिए नहीं हो पाया है। और एजेंडा तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मैन पावर है ना भाई, जिसका दुहाई बार बार दी जाती है कि आबादी बढ़ रही, इसी मैन पावर से जो है यहां पर काम स्टार्ट हो सकता है, और यहीं से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है इसी मैन पावर के बदौलत, और इतना रोजगार खड़ा हो जाएगा, कोई युवा जो है कहीं बाहर नहीं जाएगा। यहीं से जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं तैयार करने के लिए, अगर हमें मौका मिलेगा तो यहीं से इसी मैन पावर के बाद इस पर सरकारें छाती पीट पीट के रोती है कि भाई हमारी आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। आप चेक करिए, चाइना और इंडिया लगभग एक समय में आजाद हुए। आज चाइना की जीडीपी देखिए और इंडिया की देखिए। एक बड़े तबके को निराश किया गया है सिर्फ जाति और जाति समूह की वजह से, एक मानसिकता की वजह से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। ये जो मैन पावर है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री लोकल और वोकल की बात तो करते हैं, लेकिन आप समझिए कि उस पर काम नहीं करते हैं। अब राफेल तो बाहर से आएगा तो इंडिया में तैयार क्या होगा? तो यहां इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकती है। और बिहार के लोग तो बहुत बलशाली लोग हैं, बिहार से पूरा देश चल रहा है। बिहार के लोग जहां रहते हैं इनकी ईमानदारी की दाद दी जाती है, और ये लोग काम करते हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। इनके भरोसे लोग अपने खेत और घर छोड़ देते हैं, अन्य प्रदेशों में जहां जाके काम करते हैं। तो इस ईमानदारी को अगर इसी प्रदेश में मौका मिले और इनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और ये जिम्मेदारी से जो है इनको सरकार व्यवस्था करा के दे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो आर्थिक परेशानी की वजह से ये भूख की या एजुकेशन की या हेल्थ की जो समस्या आज बिहार में खड़ी हो गई इन सरकारों की वजह से, वो खत्म हो जाए। चंद्रशेखर जी, बिहार में पीढ़ियों के पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। युवा की सियासत की बात तो दोनों बड़े राजनीतिक घराने करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ उतरता नहीं है। किसी के साथ जाने की योजना है आपकी? मेरा सीधे तौर पर तेजस्वी और चिराग पासवान की तरफ इशारा है। देखिए भाई, मेरी जो लड़ाई है वो सैद्धांतिक लड़ाई है। मैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति पे काम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ समस्या है उन पे काम करना जरूरी है। एक वर्ग ऐसा है कि उसके साथ थोड़ी देर से भी जो है उन पे अभी वो सक्षम है, उनको क्या नाम जरूरत का सामान उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जिनको दिक्कत है, जिनको अभी परेशानी है फिलहाल में, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो चिराग भाई हूं, मेरी उनसे भी कोई जो है बैरियत नहीं है। तेजस्वी भाई है, मेरी उनसे भी कोई बैरियत नहीं। सब लोग अपने अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए साहब, धन बल की सियासत ने, छल बल की सियासत ने जो कर्मठ और ईमानदार और जो संघर्षी लोग हैं, जो लीडरशिप बनती थी उसको रोक दिया है। नेता का बेटा नेता बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति का बेटा भी, जिसके अंदर क्षमता है, वो भी नेता बन सकता है। वो भी जिसने दुख तकलीफ देखी है, समस्याएं देखी, जो उन गरीब क्षेत्रों में रहा है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में रहा है, वो मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा वाकिफ है वहां क्या क्या परेशानियां होती है, उनको कैसे दूर करना है। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं दूसरों पर टिप्पणी करके ये नहीं साबित करना चाहता मैं बहुत अच्छा हूं। मैं अपने काम से साबित करूंगा कि हम पे कितनी अच्छी योजना है और हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को मौका मिले, गरीबों को भी, कमजोर वर्ग के लोगों को भी, उनको भी जिनके पास पैसा नहीं उनको भी राजनीति करने का मौका मिले। इसलिए धन बल की राजनीति के खिलाफ जो है हमारी ये जनबल की राजनीति, जनता की राजनीति, जनता के लिए इसको हमने स्टार्ट किया। और ये
एक अच्छा विकल्प बनेगी बिहार के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारी योजना जनता के बीच जाएगी तो जनता उनको जो है स्वीकार करेगी और आजाद समाज पार्टी बहुत जल्दी जो है यहाँ बिहार में मजबूत हो। चंद्रशेखर जी, एक और सवाल थोड़ा सा पीछे से जोड़ करके देखेंगे। लोकसभा चुनाव में मायावती जी ने काफी मेहनत की थी कि आप उनके साथ आ जाएं। उस वोट बैंक पर भी बड़ी चर्चा हुई थी और आपने अंतिम में नकार भी दिया था। एक मंच पर लाने की चर्चा हुई थी, आपने किसी गठबंधन से जाने को लेकर के अपनी रजामंदी नहीं दी। आप दिल्ली के लिए कूच करने की बात की। बहुत सारी सियासत जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनावों में रही, वो पृष्ठभूमि बिहार में भी है और उसी के आसपास की सियासत, जिस राजनीतिक घराने की चर्चा हम लोगों ने अभी की है, उन लोगों के पास भी है। तो अगर वो ये प्रस्ताव आपके सामने रखें जो मायावती जी ने रखा था, तो क्या बिहार में माना जाए कि चंद्रशेखर जी किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए भाई, पहले तो आपकी बात सिरे से मैं बिल्कुल नकार देता हूं। मैं आपको एक पूरा रिकॉर्ड देता हूं मीडिया का। 13 जनवरी को मैंने खुद एक बड़ी रैली करके मेरे गृह जनपद में ये ऐलान किया था कि सपा बसपा गठबंधन को हम लोग वोट देंगे। और वो गठबंधन भी हम लोगों ने दबाव से कराया था कि ये गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए होना चाहिए। आप इसको चेक करें, ये थोड़ी सी कहीं मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, आप इसको चेक करा लीजिए। जी। दूसरी बात रही कि यहाँ की बात, मैंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कसम खा ली, जिस तरह से बीजेपी जो है संविधान को खत्म करने की बात करे, जिस तरह से बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करे, सेकुलरिज्म जो वर्ड है, जो हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको धार्मिक आजादी भी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है, जिस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास आरएसएस के झंडे पर हो रहा है, मैं साफ कर दूं कि बीजेपी को रोकने के लिए सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि लोकतंत्र की हत्या तो हो चुकी है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको भी भूपेंद्र भाई और मुझे भी, क्योंकि अब बीजेपी जहां जीत नहीं पा रही है वहां विधायक खरीद ले रही है। बताइए लोकतंत्र कहां है? सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो यहाँ के बाहर कहते हैं कि यहाँ जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है। आप समझिए कि कितने ऐसे तमाम मामले, अगर मैं आपको गिनवाऊं, अभी मध्य प्रदेश का मामला आप देख लीजिए, तमाम ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं कि मुख्यमंत्री जो है वर्तमान के, वो 50 करोड़ का ऑफर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे में जनता के वोट का मतलब क्या? जनता क्यों चुनाव करा के जनता के वोट ले जा रहे हैं? जहां बिहार में आज जरूरत थी कि हम लोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सारी विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर उन लोगों को रिलीफ देने का काम करते, कोरोना से बचाने के लिए। कोरोना का हाल बिहार में आकर देखा पटना में, अस्पताल में आज बारिश हुई है तो अस्पताल में पानी भरा हुआ है जी। और डॉक्टर साहब रेडी पे बैठ के जा रहे हैं। नर्सेज जो है बहनें परेशान है, उनको जो है पीपी किट नहीं मिल रहा है। तो जहां इन पे काम होना था वहां चुनाव पे काम किया जा रहा है। इससे पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को और जो सेंटर की जो हमारी सरकार है, वो जो एनडीए में यहाँ गठबंधन का एक वो है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी तरह मिले, विधायक खरीद के मिले, जनता खरीद के मिले, पैसे के दम पे मिले, माफियाओं के दम पे मिले, या मीडिया को धमका के मिले। मीडिया के लोग ही कहां चैन से बोल पा रहे हैं? कुछ कह देते हैं इनके खिलाफ तो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का छापा लगा देते हैं। कोई और बोलता तो मुकदमा कर देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है कहां? जनता के पास ही नहीं है। मैं ये मानता हूं लोकतंत्र में अगर आप अब की अभिव्यक्ति की आजादी छिन चुकी है तो आपका जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक तरह की गुलामी, और मैं ऐसा नकारता हूं। जब कुछ गलत होगा किसी भी सरकार में होगा, मैं पूर्ण रूप से खिलाफ बोलूंगा और जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन भी करूंगा। बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी थोड़ा है बीजेपी के लोग। हम तमाम जो है आज तक हमारे जितने काम रहे वो देश हित में रहे। यहाँ के गरीब मजदूरों ने कभी, जब प्रधानमंत्री ने कुछ फैसले दिए, उनका समर्थन किया कि 50 दिन दे दीजिए, मैं जो है नोटबंदी कर रहा हूं, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? गरीब लोग मरे, अमीर लोग किसी का कुछ नहीं हुआ। तो जनता ने हमेशा जो है देश हित में साथ दिया। परिणाम ये है कि जनता वही है और अरबों खरबों की संपत्ति करके और अपने पूंजीपति साथियों को जो है अमीर बना दिया गया है। एक सिंडिकेट तैयार हो गया। अब नई शिक्षा नीति आई है, उस पर भी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्या क्या उसमें है, हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, क्या क्या खामियां क्या क्या हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं। चोरी हो रही है, वोटों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही, प्रशासन का, सरकार का जो है सरकारी जो एजेंसी उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये लोकतंत्र में कहीं से भी कहीं तक वाजिब नहीं। चलिए, बिहार आप आए हैं चंद्रशेखर जी, एक चीज और समझा दीजिए, नीतीश के विकास को कैसे देखते हैं आप? जी, अभी देखा था साहब, मैं अभी गया था, दरभंगा आया था। एक तो विकास ये था कि तमाम जो है दलितों के हाल इतने बुरे हैं नीतीश जी के सत्ता में
कि ज्योति बहन का जो है रेप करके हत्या हुई, जिसमें 17-18 दिन बाद आंदोलन के बाद वो गिरफ्तार हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर में एक बच्ची की हत्या की गई रेप करके, उसको जो तेजाब उससे जला के मारा गया। और तमाम जो है ये बीजेपी का, ये नीतीश जी का राज है। एक पुल जो 1 महीने पहले जो है जो तैयार हुआ था, उसको वो गिर जाता। मैं पिछली बार दरभंगा में ही था उस समय, जिस समय वो हुआ। यही नीतीश जी का विकास है। अगर विकास नीतीश जिसने किया है, नीतीश सरकार ने, तो पलायन क्यों हो रहा? मैं जानता हूं, मैं गवाह हूं, आप भी गवाह होंगे भूपेंद्र साहब। दिल्ली में कोरोना में जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होती, लाखों लोग आनंद विहार पे इकट्ठा थे, तमाम लोग बिहार से जुड़े हुए थे। ये लोग क्यों जा रहे हैं? अगर बिहार में खुशहाली है, और नीतीश जी की योजना देखिए कि कोई बाहर रोजगार ढूंढेगा तो मैं उसको प्रोत्साहित करूं। क्यों भाई आप अपने प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए भाई, यहाँ माफिया का सिंडिकेट है और नीतीश जी उसके जो है मालिक है। और बाकी इनको जो है सेंटर की तरफ से पूरा छूट है कि सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स की से कुछ पूछे कि नहीं, आप किसी तरह जनता को लूटिए। जनता के साथ नीतीश जी ने सबसे बड़ा छल ये किया है कि उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ सत्ता में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए। तो ये नीतीश जी का विकास है, मैं इससे सहमत नहीं। मेरी नीतीश जी के व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से नीतीश जी के काम से ना जनता खुश है, ना मैं खुश हूं, और इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और बिहार भी बदलाव चाहता है। तमाम आप देखिए, एक बार लॉकडाउन खोल के देखें, हम लोग धरातल पे काम करेंगे, सड़कों पे जो जो यहाँ हुआ, यहाँ हत्या देखिए, विक्रम की हुई, संतोष की हुई, यही थाने में होती है, पुलिस के लोग ही करते हैं। आज मैं खुद यही हूं, मैं कमाल की बात बता रहा हूं, मैं यहाँ हूं और सरकार को पता है पटना में, और पटना में जो है दलित महिलाओं के साथ जो है पुलिस जो है मारपीट करती है थाने में। अभी हमारे प्रदेश तक गए हुए थे, नीचता की हद कर दी है। मुझे लग रहा है कि अब नीतीश जी को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर कोई हमारे लोगों को पीटेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। ये बात नीतीश चंद्रशेखर जी जान ले, अपने प्रशासन को और उन गुंडों को समझा के रखें। दुबे जी बता रहा हूं जी, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी हालत में। जी जी चंद्रशेखर जी, जो अभी कोरोना के हालात हैं, निर्वाचन आयोग लगभग ये निर्धारित करके कह ही रहा है कि वो चुनाव समय पर करवाएंगे। अगर लॉकडाउन की स्थिति आगे नहीं बढ़ती है, चुनाव आता है, चंद्रशेखर जी तैयार हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए? प्रत्याशी तय हो गए? देखिए भ्राता, पहली बात तो प्रत्याशी वही लड़ाने वाले हैं जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया जी, और भीम आर्मी में लगातार पिछले 4 साल से यहाँ काम किया जी। दूसरी बात, मैंने कहा कि हम 243 सीटों पे तैयारी करा रहे हैं, संगठन का निर्माण करा रहे हैं, और जैसे अगले 15 दिन में हमारे संगठन निर्माण, क्योंकि भीम आर्मी के बैनर पे ऑलरेडी बना हुआ है। जो लोग आजाद समाज पार्टी में, क्योंकि भीम आर्मी सामाजिक संगठन के रूप में काम करता रहेगा, जो आजाद समाज पार्टी में जो लोग काम करेंगे, उन लोगों को और कुछ नए लोगों को, कुछ पुराने लोग जो निकाल दिए गए या अपमानित करके जो है निकाले गए या आरोप लगा के निकाले गए, या मूवमेंट के लोग थे, नीतियां भ्रष्ट होने से जो लोग इधर उधर हो गए, बहुजन यूनिटी के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उनको भी तैयार किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। कुछ नए लोग जो हैं, जो अन्य दलों में शोषित हैं, जहां उनके मुद्दों पर बात नहीं हो रही, वो भी आना चाहते हैं। सब लोगों को तैयार करके जो है 15-20 दिन में पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। हम लोग धरातल पे उतरेंगे, और अगर चुनाव होगा तो भाई चुनाव में जाएंगे बिल्कुल। लेकिन मेरी तो अभी मांग थी कि जिस तरह का कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में हमें चाहिए था कि हम जनता के लिए सब लोग मिलजुल के जो है जनता के लिए काम करते, तो जनता को इससे सुरक्षित कराते। भाई आप समझिए तो सही, 2 महीने आपने लॉकडाउन रखा, क्योंकि तब 500 आपके यहाँ जो है कोरोना केस थे, आज लाखों की संख्या में हैं। आज आप लॉकडाउन खोल के चुनाव की बात कर रहे हैं। आम विपक्ष अगर कहीं जाता है तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं होता, लेकिन बाकी जगह सरकार के लोग करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कोरोना की दवा इंडिया में आ चुकी है, जो कोरोना काल में जो है ये चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। भाई ऐसा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा जो है, WHO से और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना था मोदी जी को, तो उन्होंने उनकी जो गाइडलाइन थी उस पर लॉकडाउन किया, और जब वो पैसा मिल गया तो उन्होंने देश को खोल दिया, क्योंकि अब उन्हें अपने पूंजीपति मित्रों की मदद भी करनी है। आप ये देखिए, मैं बिहार में बैठा हूं, कल मेरी बात हुई एक साथी से, उन्होंने कहा देखिए सब रोजगार नहीं है, होटल्स वगैरह सब बंद पड़े हैं 4 महीने से, लेकिन 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा है। ये तमाम जो गरीबों पर मार पड़ रही है, रोजगार नहीं है, फीस वसूली जा रही है, ये सरकार मुझे बताए कैसे गरीब लोग अपना किस तरह से जो मकान बेच के, घर बेच के, मतलब अपनी जमीन बेच के कहां से पूरा करेंगे? सरकार के पास कोई योजना है? ये जो बिजली के दाम यहाँ सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और बिजली के दाम जो है किस तरह बिजली का बिल वसूला जा रहा है, ये छोटा व्यापारी कहां जाएगा? आप मुझे बताइए, गरीब लोग कहां जाएंगे? तो सरकार के पास भाई कोई योजना नहीं है। इन सबके निदान के लिए जो है सरकार को बदलना जरूरी है, और अच्छी सरकार को लाना भी बहुत जरूरी।
चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप बिहार आएंगे तो फिर इस विषय पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में भीम आर्मी मजबूती से उतरेगी, ये चंद्रशेखर जी का दावा है। लेकिन सवाल एक और भी है कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव सैद्धांतिक राजनीति में अभी ये सिद्धांत चंद्रशेखर जी ने बहुत साफ नहीं किया कि अकेले या गठबंधन में, लेकिन सियासी तैयारी में हैं। अब राजनीति इस विषय को लेकर के कैसे चंद्रशेखर को चुनती और भीम आर्मी को जगह कितना देती है, ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन रणनीति तैयार है। खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी भारत के साथ। नमस्कार।